लोग कहते थे कि इसका सेना कंट्रीज में 20 के नीचे का एवरेज है। भुवनेश्वर कुमार का भी इससे ज्यादा एवरेज है सेना कंट्रीज में। ठीक है, इसको टेस्ट कैप्टन कैसे बना दिया। और एक चीज मैंने ये सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि गिल के लिए सीरीज एज ए टेस्ट कैप्टन से ज्यादा एज ए टेस्ट बैट्समैन इंपॉर्टेंट है। एक ही फॉर्मेट बचा रह गया था जहां पे गिल को खुद को प्रूव करना था। 3 ही इनिंग्स हुआ है, सिर्फ 3 ही इनिंग्स। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मोर देन एनफ, बट इट इज एनफ। जितना 3 इनिंग्स में गिल ने रन बना दिया, एक सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी, 147 और 269, इट्स एनफ। इतना रन लोग 5 मैच में मिलके बनाते हैं सेना कंट्रीज में, उसने 3 इनिंग्स पे बनाए। और भी बहुत सारे मैचेस, बहुत सारे इनिंग्स बाकी है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग। बहुत लोग कहेंगे कि फ्लैट ट्रैक था, फ्लैट ट्रैक बोलिए इसलिए रन बना लिया। लोगों का काम है कहना, लोग कहीं से भी कुछ भी गलती ढूंढेंगे। बात यह है, चाहे पिच जितना भी फ्लैट हो, रन बनाना पड़ता है और सब रन बना नहीं पाते। वरना आज सब 200-200 बना के बैठा होता है ना। 269 बनाने के लिए सिर्फ फ्लैट पिच नहीं, बहुत सारी चीज चाहिए जो गिल के पास था। टेम्परमेंट, पेशेंस, टेक्निक। बहुत ही सिंपल बैटिंग की है, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया। आउटस्टैंडिंग नॉक खेले, आउटस्टैंडिंग नॉक। और कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, ये बोलने की जरूरत भी नहीं। शायद हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन बैट्समैन इन इंग्लिश कंडीशंस। बेहतरीन बैटिंग किया। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। हमें पता, जब पहला मैच हार गया था, मैंने यही चीज कहा था, इंडिया पहला मैच बॉलिंग की वजह से नहीं, बैटिंग की वजह से हारा है। 2 इनिंग्स पे लगातार लोअर मिडिल ऑर्डर और टेलेंडर्स कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया पहला मैच हार गया। तो हमें पता था कि सेकंड मैच आते आते इंडिया बैटिंग लाइनअप को और भी स्ट्रेंथन करेगा। और मैं ये चीज कह रहा था पिछले वीडियो में कि पहले मैच के बाद कि शायद साई की जगह आप करुण को ऊपर लाओगे, करुण की जगह नीतीश कुमार रेड्डी आएगा और मैं शार्दुल ठाकुर को इस टीम में रखता और एक मौका देता। एक चेंज इधर जो हुआ है कि शार्दुल ठाकुर को बाहर करके वॉशिंगटन सुंदर को लाए और बुमराह को रेस्ट दिया गया। उसकी जगह आकाशदीप आया, जो डिजर्विंग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसने बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया। उसका सीम पोजिशन हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था मेरे लिए, इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन बैट्समैन, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बॉलिंग भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में बहुत अच्छा करता है। लेकिन सिर्फ बात इसी में है, क्या ये बॉलिंग अटैक 20 विकेट ले पाएगा। हाँ, शायद इस मैच पे ले ले, लेकिन क्या पूरे सीरीज पे अगर आप वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाओगे, क्या नीतीश कुमार रेड्डी, क्या ये 20 विकेट लेने वाला बॉलिंग है? शायद नहीं। तो बॉलिंग से थोड़ा बहुत मैं डिसअपॉइंटेड था, शायद इससे बेटर बॉलिंग लेना हो सकता था। बट बैटिंग इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, जो हमने बीजेपी में भी हमारा यही प्लान था, ठीक है, कि बैटिंग जितना इंडेक्स बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, ठीक है। एक शायद सोच था कि क्या आर्शदीप को लेके आ सकते थे। शायद आर्शदीप होता एक लेफ्ट हैंडेड पेसर, जो शुरू में आके नेवल का उसको स्विंग भी मिलता, और उसके फुटमार्क से हमारे दोनों स्पिनर, एक जडेजा, खास करके जडेजा, और वॉशिंगटन सुंदर को उसके फुटप्रिंट से थोड़ा बहुत मदद भी नहीं मिलता। लेकिन आकाशदीप डिजर्विंग था। प्रसिद्ध कृष्णा को और एक मौका मिला है और देखते हैं कि इस मैच पे कैसा करते हैं। उसके बाद शायद आगे जाके डिसाइड होगा कि कैसे रोटेट करेंगे बॉलर्स को। बाकी टीम बहुत अच्छा था, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन होना चाहिए था। मैं कहा था कि एज ए प्योर बैट्समैन भी नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम पे खेल सकता है। कल फिर से हम टॉस पे हार गए थे, हमारा बैटिंग आ गया और शुरू से ही क्रिस वोक्स केएल राहुल को तंग कर रहा था। उसके जो अंदर आने वाला गेंद था उस पर केएल राहुल एक दो बार पैट पे खा गया था, एक बार शायद अंपायर कॉल पे बच भी गया था। फिर एक बॉल थोड़ा सिम के साथ बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी जो थोड़ा बहुत अंदर आया। केएल राहुल शायद पहले मैच के दूसरे इनिंग्स पे या पहले इनिंग्स पे ही गलती किया था कि एक नथिंग बैकफुट पे ना डिफेंस करता है ना ठीक से खेलता है, बस हल्का सा ब्लॉक करने की कोशिश करता है, उसमें वो प्लेड हो गया। क्रिस उसका फर्स्ट स्पेल बहुत अच्छा था, जहाँ पे गिल जयसवाल भी शायद एक बार अंपायर कॉल पे बच गया था। करुण ने नंबर 3 पे आता है, कुछ कवर ड्राइव्स बेहतरीन खेला था। लंच से पहले वो एक सेशन था जहाँ पे लग रहा था कि काफी अच्छा जा रहा है। जयसवाल का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। करुण ने बहुत अच्छे कुछ शॉट्स खेल रहे थे, जो ओवर पिच डिलीवरी था उसमें बहुत अच्छे ड्राइव्स कर रहा था। फ्लिक भी एक दो शॉट खेला है, बहुत अच्छा खेल रहा था। ब्रैडन कर सकता सेकंड स्पेल लेके, एक शॉर्ट ऑफ द लाइन डिलीवरी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस आके हट गया, उस पर करुण ने आउट। अच्छा बॉल था, खराब बॉल बिल्कुल भी नहीं था, अच्छा बॉल था। लेकिन इससे बेटर तरीके से करुण ने खेल सकते थे। 31 बनाए, फिर देखो 30, 40, 50 के रन से करुण का काम नहीं चले। ठीक है, मैं टीम की तरफ अभी देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि करुण 8 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। उसकी खुद के लिए बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा लंबा खेले, थोड़ा इनिंग्स को लंबा करे। और ऐसे पीछे शायद आपको आगे जाके इस सीरीज पे नहीं मिलेगा। आगे जाके लॉर्ड्स पे आपको थोड़ा बहुत बॉल ज्यादा मूव होते हुए दिखेगा। तो अगर आपको मौका मिला, आपको थोड़ा बहुत रन बनाना चाहिए, जहां पे करुण नेर को खुद से डिसअपॉइंट होना चाहिए।
इधर 2 विकेट इंडिया फिर लंच से एग्जैक्टली पहले खो देता है। फिर शुभमन गिल और जायसवाल के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप होता है। दोनों अगेन अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। जायसवाल जिस तरह से खेलता है हमेशा वही ऐसे ही खेल रहा था। उसका करियर बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हुआ है। बेहतरीन बैटिंग कर रहा था। बेन स्टोक्स आता है और बेन स्टोक्स का बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक 2 मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग फॉर्म कर। एक बॉल आउटसाइड ऑफ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस बैकफुट पे कट करने का, उस पे आउटसाइड और जायसवाल आउट 87 के स्कोर पे बेहतरीन नॉक था। शायद इतना अच्छा डिलीवरी नहीं था और ये शॉट जायसवाल हमेशा अच्छा खेलता है। वो बैकफुट पे कट बहुत अच्छा खेलता है। उसका लेट कट बहुत अच्छा है लेकिन उस बॉल पे आउट हो गया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था लेकिन बेहतरीन नॉक था। ऋषभ पंत आता है। टी के बाद शोएब बशीर। बेहतरीन फील्ड सेट था बेन स्टोक्स का। एक फ्लाइटेड डिलीवरी, शायद उस ओवर का सबसे स्लोएस्ट डिलीवरी था, 74 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ऋषभ पंत का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जो उसको सीधा अगर आप बॉलर की तरफ देख रहे हो, आपको जो दिख रहा था एक शॉर्ट मिडन था और उसके पीछे कोई नहीं था। तो ऋषभ को लगा होगा कि आगे बढ़ के अगर मिडन को क्लियर, शॉर्ट मिडन को क्लियर कर दूंगा ये बाउंड्री की तरफ ही जाएगा। लेकिन एक बेन स्टोक्स ने एक लॉन्ग वाइड लॉन्ग ऑन भी रखा था। तो आपने जब मिस टाइम किया वो वाइड लॉन्ग ऑन, जैक क्रॉली पिक्चर में आ गया। उधर बेहतरीन फील्ड सेट था, उसमें ऋषभ पंत आउट हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी आता है। क्रिस ओक्स, मतलब थोड़ा बहुत रेड्डी के लिए मुझे फील होता है क्योंकि उसने उस बॉल को लेंथ से शायद लीव नहीं किया था। उस बॉल को आप लेंथ से लीव नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि उसने लाइन से लीव किया था। उसको लगा था वो बॉल कहीं से भी गिर के इतना शार्पली अंदर आके स्टंप पे तो नहीं लग सकता, इसने लीव कर दिया। बस आया ही था, शायद थोड़ा ब्रेन फेडेड ये था, मूवमेंट था उसके लिए। अगेन क्रिस ओक्स का बेहतरीन डिलीवरी सिम के साथ क्योंकि बहुत ही शार्पली अंदर आया। ऐसे बहुत सारे बॉल क्रिस ओक्स ने केएल को डाला था। इनफैक्ट शुभमन गिल को डाला था जिन्होंने स्ट्रेट बैट से डिफेंड किया था। ठीक है, तो शायद लाइन को पढ़ने में थोड़ा बहुत गलती कर दिया था नीतीश कुमार रेड्डी। उधर बैक टू बैक 2 विकेट गिर गया तो लगा शायद कोलैप्स, फिर से लोडिंग। आप पहले मैच के बाद मैंने बहुत सुना है, बहुत देखा कि लोग कह रहे थे कि जडेजा को ड्रॉप करना चाहिए, जडेजा को ड्रॉप कर देना चाहिए। ये हमेशा जडेजा के खिलाफ एक एजेंडा चलता है टेस्ट मैच पे। बाकी मतलब एक फॉर्मेट तो उसने रिटर्न ले लिया T20 में। ओडीआई से उसका ड्रॉप होना मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ कि ओडीआई में बैटिंग से उसका बहुत सालों से कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। जडेजा एज अ टेस्ट बैट्समैन इतने पिछले 3-4 साल में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है आपके लिए हर एक कंडीशन में। आप जडेजा को कहां से ड्रॉप करोगे? चलो लोग कहेंगे कि बॉलिंग से इतना कुछ खास किया नहीं पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन पिछले कुछ मैचेस ने कहां पे खेले? ऑस्ट्रेलिया में, और अभी इंग्लैंड में खेल रहा है। और कौन सा स्पिन ऐसा तो नहीं ना कोई स्पिनर 7-7 8-8 विकेट ले रहा है जहां पे जडेजा एक भी विकेट नहीं ले पा रहा। बैटिंग से जितना मुझे याद है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया बीजेटी में पहला मैच खेलने आया था उधर भी कुछ 79 या 70 बना के गया था और बेहतरीन मैच खेला था। कल जडेजा के बैटिंग पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, उसका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव था। स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा था। जडेजा खास करके ऐसा खेलता नहीं है, वो बहुत टाइम लेता है। पहले 40-50 बॉल्स में बहुत टाइम लेता है। कुछ उल्टा सीधा भागने का कोशिश करेगा, नॉन स्ट्राइकर को थोड़ा फंसा देगा, वो सब जडेजा करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, शुरू में आके। लेकिन कल एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव था। जो वो फेस था लास्ट सेशन कल के दिन जडेजा और गिल का, ब्यूटीफुल बैटिंग। आज सुबह भी सेम चला है, सेम चला है, बेहतरीन बैटिंग। शायद वन ऑफ द बेस्ट नॉक बाय जडेजा, कि उसका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा था, इंटेंट बहुत ही खास था। फिर वन सेकेंड टंग आता है, एक बाउंसर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस उधर भी जडेजा का आके हट जाए। शायद एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना ज्यादा ऊपर आएगा बॉल। ग्लव्स लगते सीधा कीपर के हाथ में। 89 रन का ब्रिलियंट नॉक था, ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग नॉक था। और पार्टनरशिप देखने में बहुत मजा आया जहां पे जडेजा और गिल एक साथ खेल रहा था। ठीक है, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आता है, वो भी काफी अच्छा बैटिंग करते हैं। 42 रन वो बनाता है। जो रूट का एक बॉल, पता नहीं कहां से वो बॉल गिर गया, थोड़ा बहुत गिर के स्ट्रेटन हो गया, उस पर वो बोल्ड हो गया, बेहतरीन बॉल था। और वॉशिंगटन सुंदर को तो खुश होना चाहिए वो बॉल देख के कि चलो बाद में वो भी बॉलिंग करने आएगा इस पिच पे। अगर बॉल थोड़ा बहुत स्पिन भी हो रहा है, थोड़ा बहुत बाउंस भी है, हमारे लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा बॉल था। 42 के स्कोर पे वो आउट हुआ। तो ये जो दो चीज थे, एक जडेजा का 89 रन का इनिंग्स, एक वॉशिंगटन सुंदर का 42 रन का इनिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और हमने पहले मैच जो हारा था, हमने ये कहा था कि हमारे लोअर ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और टिलेंडर्स बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने इस इनिंग्स में सॉल्व कर दिया। ठीक है, और रेड्डी क्योंकि पहला इनिंग्स है इंग्लैंड में, थोड़ा बहुत ब्रेन फेड मूवमेंट था, वरना वो भी अच्छा करेगा। ठीक है, फॉर श्योर अच्छा करेगा, आज नहीं तो कल वो अच्छा करेगा। ठीक है, जैसे ही शुभमन गिल आउट हुआ, फिर एक के बाद एक विकेट गिरने लगा। 587 रन हम बनाते हैं। 2 दिन कंप्लीटली हमने डोमिनेट किया इंग्लैंड को, बेहतरीन सेशन था। जैसे गिल आउट हुआ उसके बाद लगातार विकेट गिरे। लेकिन अगर आप देखोगे पहले मैच के साथ इस बैटिंग को कंपेयर करोगे, ऑब्वियस है कि 5 विकेट हमारा बहुत जल्दी गिर गया था। उसके बाद एक हमने बहुत अच्छा रन बनाया लास्ट के 5 विकेट के लिए।
जितना क्रेडिट जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को मिलना चाहिए उतना ही क्रेडिट शुभमन गिल को मिलना चाहिए। शुभमन गिल ने मेक श्योर किया कि इन दोनों के साथ एक सेट बैट्समैन खड़ा रहे। और मैं जडेजा के लिए चीज पहले मैच के बाद भी कहा था, जडेजा वो बैट्समैन है, उसको हमेशा टेस्ट में रन बनाने के लिए उसके एंड पे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ऑलरेडी सेट है। जडेजा वो बैट्समैन नहीं है जो टेलेंडर के साथ अच्छा बैटिंग करता है। जडेजा को सेट होने में उसके साथ और एक सेट बैट्समैन चाहिए। और मैं इसलिए सोच रहा था कि शायद सीरीज में आगे जाते हुए आप नीतीश कुमार रेड्डी को जडेजा की जगह बैटिंग करने के लिए भेज सकते हो, जडेजा को नीतीश कुमार के रेड्डी की जगह थोड़ा ऊपर भेज सकते हो। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी वो बैट्समैन वो बहुत उल्टा है, वो टेलेंडर्स के साथ बॉलर्स के साथ काफी अच्छा बैटिंग करते हैं, क्योंकि वो T20 मोड पे आ जाता है। उसको पता है कि गेम को कैसे चलाना है टेलेंडर्स के साथ, जो जडेजा को थोड़ा बहुत उधर जडेजा लैक करता है उस क्वालिटी पे। तो ये चीज आगे जाके आप देख सकते हो कि जडेजा को ऊपर भेजो और फिर नीतीश कुमार रेड्डी को भेजो, जो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को तो क्वालिटी है। लेकिन शुभमन गिल जो मैं कह रहा था, उसने मेक श्योर किया कि पहले मैच की तरह ऐसा कभी ना हो कि दो सेट बैट्समैन लगातार आउट हो जाए। तो शुभमन गिल था इसलिए जडेजा को इतना हेल्प हुआ, शुभमन गिल था इसलिए वॉशिंगटन सुंदर को इतना ज्यादा हेल्प हुआ, तब जाके 587 रन बना, जो मेरे लिए शायद लगा कि मोर देन एनफ था इस पिच पे। हालांकि पिच में कुछ था नहीं खास, लेकिन काफी अच्छा बैटिंग इंडिया ने किया। 269 रन का बेहतरीन नॉक शुभमन गिल खेल के गया, सबने अच्छा खासा बैटिंग किया। एक KL राहुल शायद उस बॉल को थोड़ा सा बेटर तरीके से खेल रहे हो, नथिंग शॉट था। और करुणेर को थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। अब बॉलिंग पे आते हैं। आकाशदीप जो पहला ओवर था बहुत ही फुल लेंथ पे था, फिर जब लेंथ थोड़ा बहुत खींचा, गुड लेंथ से थोड़ा गुड लेंथ पे था, थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ जब खींचे, दूसरा ओवर था उसका, पहले 3 बॉल गिर के, क्योंकि वो हमेशा पता हमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने आकाशदीप हमेशा अच्छा करता है, सीम पोजीशन इतना खूबसूरत रहता है। बेन डकट के लिए वो राउंड विकेट आया, पहला 3 बॉल डाला बैक ऑफ द लेंथ, जो गिर के एंगल के साथ अंदर आया। चौथा बॉल जो गिर के थोड़ा सा सिम के साथ बाहर हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ है बॉल, बेन डकेट फेस खोल के थर्ड मैन के इधर माना जाता है। शुभमन गिल का एक बेहतरीन कैच, थर्ड स्लिप बेहतरीन कैच। अगला ही बॉल ओली पोप, गुड लेंथ पे इस बार, फिर से सिम का थोड़ा सा बाहर हुआ है, शायद ओली पोप को लगा बॉल गिर के सीधा आएगा एंगल करके, उस वो फ्लिक करने गया, बैट का फेस क्लोज कर गया, आउटसाइड एज KL राहुल का। अच्छा इजी कैच था, तो भी वेरी ऑनेस्ट, उसने थोड़ा बहुत फंबल किया तो सेकंड अटेम्प्ट में पकड़ा है, आसान सा कैच था। ठीक, आकाशदीप वन सेकंड ब्रिलियंट स्टार्ट दिया है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अनलकी था, अगर आप, मैं हमेशा कहता हूं, अगर BGT में अगर आप देखोगे, हमें लगता है कि बुमराह ने अच्छा किया, उसके साथ किसी ने दिया नहीं। सिराज आते आते एंड पे बहुत अच्छा बॉलिंग किया, तो आकाशदीप शायद उसका स्टेट्स बताएगा नहीं, लेकिन उसने ब्रिलियंट बॉलिंग किया था, बहुत अनलकी था। हैप्पी कि उसको 2 विकेट मिले, ठीक है, आगे जाके भी वो अच्छा करेगा, उम्मीद तो यही है। उसके बाद सिराज आता है, एक बॉल आउटसाइड ऑफ, थोड़ा सा हल्का सा बाहर हुआ है, हल्का सा, लेकिन क्रॉली का नथिंग शॉट था, कोई फुट मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। जब तक बॉल थोड़ा ऊपर आ रहा था वो अच्छा शॉट खेल रहा था फ्रंट फुट पे, कुछ अच्छे ड्राइव्स के लिए, स्ट्रेट ड्राइव किया, कवर ड्राइव किया आकाशदीप को। बस खड़े खड़े बैट का फेस खोल के पुश करने गया था उस पर, आउटसाइड एज और आउट। क्रॉली मेरे हिसाब से उसने अपना विकेट थ्रो किया, 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। उसके बाद थोड़ा बहुत हैरी ब्रूक ने अच्छा क्रिकेट खेला, थोड़ा बहुत रूट उसके साथ दे रहा है, लेकिन 3 विकेट एक सेशन पे ले लेना, 68 बना इंग्लैंड में शायद, तो बहुत अच्छा स्टार्ट है इंडिया का। इंडिया का पहला प्लान तो कल यही होना चाहिए थर्ड डे में, कि इंग्लैंड को 387 या 387 से पहले ऑल आउट करे, ताकि फॉलो ऑन दे पाए। और अगर इंडिया फॉलो ऑन दे पाता है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैच इंडिया का है, क्योंकि अगर कल तीसरा दिन है, फिर 2 दिन में आप इंग्लैंड को, चाहे इंग्लैंड जितना भी अच्छा बैटिंग कर ले, आप आउट कर दोगे। तो फॉलो ऑन देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि आप चाहोगे नहीं कि 587 रन बना के आप मैच हार जाओ, या फिर हारने का बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप ड्रॉ भी करना नहीं चाहोगे, है ना। ऑलरेडी आप 1-0 से पीछे हो, तो फॉलो ऑन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉलो ऑन दे भी नहीं पा रहे हो, फिर आप चाहोगे आप 170, 180, 160 का लीड ले लो, 150 से ऊपर, और फिर थोड़ा बहुत अटैकिंग बैटिंग करके इंग्लैंड को एक बड़ा टारगेट देके फिर लास्ट डे लाओ और फिर विकेट लो। लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉलो ऑन देना मुझे लगता है कि बहुत ही सेफ ऑप्शन होगा इंडिया के लिए। थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग करे, 3 विकेट गिर गया, और कल पूरा आप एफर्ट कर नहीं सकते कि कल पूरा दिन इंग्लैंड बैटिंग करे और फिर चौथे दिन भी थोड़ा बहुत आकर इंग्लैंड की बैट्समैन टाइम वेस्ट करे, आप एफर्ट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं चाहता ये मैच ड्रॉ हो, तो इंडिया को इधर से 20 विकेट लेना पड़ेगा, जो इंडिया ले सकता है, जो स्टार्ट हुआ है इससे ले सकता है। आपको बस देखना कि कोई पार्टनरशिप बिल्ड ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।